हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं पूरे के पूरे डेयरी सेक्टर के बारे में। जितनी भी कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां, उन सबके बारे में बात कर लेंगे और एक-एक करके साथ ही साथ हमारा पीयर टू पीयर एनालिसिस भी होता चलेगा। अब देखो, हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि भाई इनका बिज़नेस मॉडल चलता किस तरीके से है। हमें कौन-कौन से पॉइंट्स यहाँ पर ट्रैक करने पड़ेंगे, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेज किसी भी डेयरी कंपनी के लिए क्या है? मिल्क का प्रोक्योरमेंट, दूध को कलेक्ट करने का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आपको सपोज आपका डेली रिक्वायरमेंट है 1 लाख लीटर दूध का, तो 1 लाख लीटर दूध आपको एक ही फार्मर से तो मिलेगा नहीं, एक ही जगह से तो मिलेगा नहीं। तो आपको इसी वजह से एन नंबर ऑफ फार्मर्स बनाने पड़ेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, जिससे वो किसी दूसरी कंपनी को दूध ना दे या कोई लोकली दूध सप्लाई ना करे, वो आपको दूध दे। तो आपको उनके साथ पार्टनरशिप में, टाई अप में उतरना पड़ेगा। फिर उन 1 लाख फार्मर में आपको करना क्या पड़ेगा? वहां पर आपको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा कि सपोज आपका एक फार्मर का भी कैटल को बीमारी हो गई या उनका प्रोड्यूस खराब हो गया, तो क्या होगा? आपके पूरे के पूरे प्रोड्यूस को खराब कर देगा। आपके पूरे के पूरे जो आप उस दिन का वॉल्यूम आप कलेक्ट करोगे, उसको खराब कर देगा। तो आपको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा कि वो दूसरी कंपनी पे जल्दी स्विच ना हो। कि भाई फार्मर को क्या मतलब है कि भाई वो पराग मिल्क फूड्स को दे रहा है या डोगला डेयरी को दे रहा है या हेरिटेज फूड्स को दे रहा है। उसको तो जो बेहतर रेट प्रोवाइड करेगा, वो उसको दे देगा। जो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो उसको दे देगा। तो एक 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 रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप अपनी कैटल का प्रोड्यूस किस तरीके से बढ़ा सकते हो, कि आप उनको अच्छा खाना खिलाओ, आप सीजनैलिटी को कैसे काउंटर कर सकते हो। उन सारी चीजों के बारे में आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से आप पहले करते हो मिल्क प्रोक्योरमेंट। आपने सपोज 1 लाख फार्मर से कुल मिला के 1 लाख लीटर दूध प्रोक्योर कर लिया और वो दूध आपकी फैक्ट्री में आ गया। अब आ जाता है हमारा स्टेज 2। अब मिल्क का कोई बहुत बड़ा लाइफ साइकिल तो होता नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन और दूध को रख सकते हो। तो आपको फटाफट क्या करना होता है? आपको उसको पास्चराइज करना है, पैक करना है और रिटेल शॉप्स पे के ऊपर बेचने के लिए निकाल देना है। वहां पर रिटेल शॉप्स उसको एक दिन के अंदर अंदर बेचेगी और कस्टमर के हाथ में वो दूध पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक तो चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई आप दूध बेच के तो बहुत ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। आप दूध बेच के शायद 1 रुपया कमाओगे, 1.5 रुपया कमाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया कमा लोगे। 2 रुपए से ज्यादा आप कमा नहीं सकते। तो यहाँ पर तो सारा का सारा खेल बन जाता है वॉल्यूम का। बट यहाँ पर ये लोग मोटा पैसा कमाएंगे कैसे? वो कमाएंगे ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर इनके लिए प्राइमा फेसिंग जो प्रोडक्ट है, दैट इज आपका दूध। तो सपोज आज आप किसी एक कंपनी का दूध ले रहे हो। तो सपोज आप आज अमूल का दूध ले रहे हो। तो अमूल ने आपके घर में एंट्री मारी अपने दूध वाले प्रोडक्ट से, बट उसने अपना एक ब्रांड प्रेजेंस बनाया आपके घर में। अब आप कल को आइसक्रीम लेने गए और आइसक्रीम में आपके पास 4 ऑप्शन है और उसमें एक अमूल का भी है, तो आप अमूल को ज्यादा प्रेफरेंस दे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार इसी का दूध मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक अच्छी कंपनी है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मेरे को देखने को मिलेगा। तो जो आपका मिल्क प्रोडक्ट्स है, या मैं कहूँ मिल्क है, मिल्क आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो आपकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और लोगों में रिमेम्बरेंस ला रहा है आपके ब्रांड का। उसके अलावा पैसा बनाने के लिए आपके पास दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालते हैं उनको। वहां से आपका मोटा पैसा बनता है, वहां पर है आपके पास मार्जिन, आपको सारी की सारी कमाई वहां से होगी। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि भाई आपका मिल्क प्रोक्योरमेंट रेट कितना बढ़ रहा है। कि भाई आप पिछले क्वार्टर में सपोज 100 लीटर दूध उठा रहे थे, तो क्या अब आप इस बार 100 से 110 पहुंचे हो, 120 पहुंचे हो? क्योंकि अगर आपका मिल्क प्रोक्योरमेंट रेट नहीं बढ़ रहा, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ना तो आप ज्यादा दूध बेच पाओगे, ना आप ज्यादा दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स बेच पाओगे, क्योंकि वो तो सेकंड लेवल पे आ रहे हैं ना वो सारे प्रोडक्ट। कि भाई आपने दूध से घी बना दिया, दूध से पनीर बना दिया, दूध से चीज बना दिया, दूध से वे प्रोटीन बना दिया, वो तो आपके सारे सेकेंडरी लेवल के आइटम्स हो गए। तो उसके लिए आपको दूध का प्रोक्योरमेंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है। उसके बाद हमें देखना है कि भाई आपके रिटेल टच पॉइंट्स कितने बढ़ रहे हैं और आपके फार्मर टच पॉइंट्स कितने बढ़ रहे हैं। कि भाई प्रोक्योरमेंट में भी टच पॉइंट्स बढ़ने चाहिए और आपका सेलिंग में भी टच पॉइंट्स बढ़ने चाहिए। दोनों चीजें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट है, वो किस पेस पे बढ़ रहा है और उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन किस तरह जा रहा है। कि भाई वो पहले पूरे आपके 100 रुपए के रेवेन्यू में 10% का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा था, अब वो 10% से बढ़ के 20% का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है, या 30% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है। तो उसका कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीमेंटली बढ़ते रहना चाहिए। इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो मोटा मोटी यही कहानी है, जो हमें हर डेयरी कंपनी में होती हुई देखने को मिलेगी और हमें यही ट्रैक करना है कि भाई सारी चीजें क्या सही ट्रेंड की तरफ जा रही है क्या। इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम पहली कंपनी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है डोडला डेयरी।
अगर हम शुरुआत करें कंपनी का मार्केट कैप से, तो 7,300 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें ग्रोथ नंबर्स के बारे में, तो यहाँ पर अच्छा ग्रोथ आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो मिल्क है, मिल्क एक हाईली कमोडिटाइज्ड आइटम है। मिल्क प्राइसेस में आपको कोई बहुत ज्यादा कमाने को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो, एक एक यहाँ पर भी दो सीजनैलिटी फैक्टर है यहाँ पर। एक तो होता है आपका फ्लश सीजन। फ्लश सीजन आपका होता है Q2 Q3 में। इस टाइम पे जो मिल्क प्रोड्यूस होती है सेम कार्टन से 20 to 25% के आसपास ज्यादा होती है। तो इस टाइम पे क्या आपका मिल्क का प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मौका मिलता है, ज्यादा मार्जिन बनाने का मौका मिलता है। बट यही चीज क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में ये चीज उल्टी हो जाती है। यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो जाता है, मिल्क प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो वो आपके मार्जिन वापस चले जाते हैं। तो ये सीजनैलिटी फैक्टर के साथ तो हमें डील करना ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कोई इरेशनैलिटी नहीं है। वो हर बार Q2 में आपको लश सीजन फ्लश सीजन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर बार Q1 में आपको या Q4 में आपको वो जाता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें वाई वाई लेवल पे कंपैरिजन करते हुए कोई भी डिस्क्रिपेंसी देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब इनका रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं। अगर हम इनके टॉप लाइन ग्रोथ के बारे में बात करें, तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन को बढ़ाया बाय 30% ओवर वाई वाई लेवल। पर इसके ऊपर भी कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आया। और ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला जो सेगमेंट है ना, वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और वहां पर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो 30% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ और पार्ट ग्रोथ ऑफ 45%, तो बहुत बेहतरीन काम किया कंपनी ने। अच्छा, अब जो अभी हमने पिछले जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे ना, एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखते जाते हैं। अगर हम मिल्क प्रोक्योरमेंट रेट के बारे में बात करें, तो 1.5% के आसपास से मिल्क प्रोक्योरमेंट का रेट बढ़ गया। अगर मिल्क सेल्स के बारे में बात करें, तो 7.2% के आसपास से मिल्क का सेल भी बढ़ गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें कर्ड के सेल की, तो कर्ड का सेल भी इनका 4.7% के आसपास से बढ़ा। अब देखो, ये मिल्क हो गया, या स्किम्ड मिल्क हो गया, फुल फैट मिल्क हो गया, आपका कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिससे आप अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ा रहे हो। ये कोई बहुत हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट नहीं है। इन चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है आपका घी हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, या और कोई दूसरा फैट वाला आइटम हो गया, वे प्रोटीन हो गया। ये सारा है आपका आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट वाला। जो आपने स्वीट्स बना दी, जो आप फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च कर देते हो, वो सारा है आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। तो कर्ड वाले में भी 4.7% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। अब देखो, अब हम देख रहे हैं आपका 7.2% के आसपास है मिल्क का प्रोडक्शन ऊपर गया, मिल्क का सेल्स ऊपर गया, सॉरी, मिल्क का सेल्स ऊपर गया। कर्ड का 4.7% के आसपास से गया। बट जो आपका रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू 30% के आसपास पे बढ़ गया। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमारा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है ना, उसमें हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। और यही हम हर कंपनी से चाहते हैं। एज अ डेयरी कंपनी का शेयर होल्डर, मैं यही चाहूंगा कि मेरी कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो करे। और यहाँ पर हमें वो चीज होते हुए देखने को मिल रही है। वहां पर हमें 93% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरे का पूरा रिजल्ट ही बहुत बेहतर हो गया, मतलब बहुत ही बेहतरीन हो गया। चलो जी, ये चीज भी हमने समझ ली। इसके बाद अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन की, भाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल सेल्स में, तो अब इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 38% के आसपास आ गया। जो पहले 28% के आसपास था, अब वो बढ़ के 38% हो गया। तो 38% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इनका थोड़ा सा जोग्राफिकल एक्सपांशन भी है, थोड़ा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी है। अगर हम देखने जाए, तो साउथ ऑफ इंडिया में ये लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप एक मध्य प्रदेश के नीचे एक लाइन खींच दोगे, तो इनका प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली साइड में ही है। आपको ये देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इसी इसी रीजन में ये लोग देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा इन्होंने जाके अफ्रीका की दो कंट्रीज के अंदर भी एक्सपांशन किया हुआ है। और वो कंट्री है शायद एक तो कीनिया है, और एक और कोई कंट्री है जहां पर इन्होंने वो एक्सपांशन कर रखा है। तो वहां पर इनको मार्जिन भी ज्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर कोई ऑर्गेनाइज मार्केट अभी है ही नहीं। तो ये एक लौते ऐसे ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरह वहां पर निकलते हुए आ रहे हैं। तो इसीलिए वहां पर इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है। बट वहां से कोई बहुत तगड़ा रेवेन्यू आता हुआ हमें देखने को मिल नहीं रहा। अगर हम देखने जाएं, तो 87% ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से आता है। और बाकी हमारा जो बचावा हम कह लें कि जो भी बिजनेस है, जो इंटरनेशनल वाला बिजनेस है, वो आता है हमारा बाहर से। तो 10-12% के आसपास का बिजनेस बाहर से आता है। अब चलिए, हमने ये समझ लिया कि भाई एक तो इनका बिजनेस है जिसमें ये लोग
जिसमें ये लोग आपके मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट निकाल रहे हैं। वो दो जगह फैला हुआ है, एक इंडिया में फैला हुआ है, एक अफ्रीका में फैला हुआ है। इसके अलावा इनका एक तीसरा सेगमेंट और है, जो ये ऑर्गेनिक फीड का सेगमेंट है। तो जैसे जो इनके फार्मर्स है जिनसे ये लोग दूध कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को ये लोग जो गाय का चारा होता है या जो उनके लिए फीड होता है, जो उनके लिए खाना होता है, कैटल का जो खाना होता है, उसको भी बेचने का काम करते हैं कि भाई आप अपनी अपनी कैटल को ये वाला खाना खिलाओ जिससे वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, आपको भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो। तो इससे इनको दो फायदे मिलते हैं, एक तो इनका और फार्मर का रिलेशन बेहतर होता है। ये हम आगे भी बाकी सारी कंपनियों में भी देखेंगे, बहुत सारी कंपनी सेम ही काम करने की कोशिश कर रही है। तो एक तो क्या होता है, इनका थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल आता है कि भाई जब फार्मर आप ही से खाना खरीदेगा तो एक क्वालिटी कंट्रोल और ज्यादा मेंटेन रहेगा कि भाई आप उसको अच्छा ही खाना सप्लाई करोगे। उसके साथ साथ आपको आपका और कस्टमर का एक और रिलेशन बनेगा, एक और बॉन्ड बनेगा कि भाई वो मैं उनको दूध दे रहा हूँ, ये मेरे को खाना दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, जिससे मेरा भी प्रोड्यूस बढ़ रहा है, मैं भी ज्यादा कमाई कर पा रहा हूँ। तो एक और इनको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी डोडला डेयरी के बारे में। अब आ जाता है हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड्स। अगर इनके मार्केट कैप के साथ बात करें तो 4,400 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका मार्केट कैप है, वही छोटा सा कंपनी है। डेयरी सेगमेंट में कोई बहुत बड़ा कंपनी हमें आज देखने को भी नहीं मिलता। तो इनकी भी देख लेते हैं किस तरीके का ग्रोथ रहा। इनकी ग्रोथ बिल्कुल ऐसी तैसी हुआ हुआ है, मतलब बिल्कुल ही हवा टाइप टाइम की। 4.2% के आसपास के इन्होंने ग्रोथ किया। और अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट इनका जरूर पड़ा हुआ 122%। अब ये क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि अब है आपका फ्लश सीजन, तो आपके जो दूध का रेट है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ पर इनको एग्जैक्टली हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 7% के आसपास का इनको फॉल देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्राइसेस। तो आपको किसान को कम दाम पे करना पड़ा, और आपने क्या किया, आपने उसी रेट पे अपना दूध बेचते रहे, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। बट ये कोई अच्छी चीज है नहीं। क्यों अच्छी चीज नहीं है? क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको टॉप लाइन ग्रोथ का। अगर ये सपोज 25-30%, 40% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ करते और उसके साथ ये 122% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ आ रहा होता, तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया कंपनी ने। बट जब तक आपका टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। बिना टॉप लाइन ग्रोथ के आप पार्ट कितने कितने दिन ला सकते हो? आप शायद इस क्वार्टर लिया है, अगले क्वार्टर और लिया होगे, तीसरे क्वार्टर में क्या करोगे? फिर आपकी बैंड बच जाएगी, आपका पार्ट का ग्रोथ इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके रेवेन्यू ग्रोथ से, आपकी टॉप लाइन ग्रोथ से। तो फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपनी टॉप लाइन को बढ़ाओ। बिना टॉप लाइन बढ़ाए काम चलेगा नहीं, और यहाँ पर टॉप लाइन बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है। तो चलिए इनकी कहानी देख लेते हैं, कितना इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन देख ले जाए तो इनका 57% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देयर मिल्क वाला सेगमेंट, 34% आता है इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में से, 6% आता है इनके पार्ट प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में से, और 3% इनका सेगमेंट आता है वही ऑर्गेनिक फीड वाला, वो जो चारे वाला सेगमेंट है, वहां से 3% के आसपास का इनका रेवेन्यू आता है। अगर हम इनके मिल्क प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करें तो इनका मिल्क प्रोक्योरमेंट ऊपर गया बाय 11% ओवर वाई लेवल। और अगर हम बात करें इनके मिल्क प्राइसेस नीचे आ गए 6.8% के आसपास से। अब देखो क्या हुई कहानी, आपके प्राइसेस नीचे आ गए, आपने जो सेलिंग प्राइस है उसको मेंटेन रखा, आपको मार्जिन एक्सपेंशन मिला, बट आप ज्यादा नहीं बेच पाए, आप वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं बढ़ पाए, आपको वैल्यू ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं। अगर हम इनके मिल्क के सेल्स के बारे में बात करें तो वो सिर्फ 5% से बढ़ा, 5% का मिल्क का सेल्स का ग्रोथ, और जो आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ 16% से बढ़ा। तो 16% का ग्रोथ इज नॉट इनफ फॉर अ कंपनी ऑफ मार्केट कैप 4,000 करोड़ रुपीज। तो हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक छोटा कंपनी हो, छोटा बेस लेके आ रहे हो, आपको अपने बेस इफेक्ट का फायदा उठाना चाहिए और जबरदस्त पेस पे ग्रो करना चाहिए। अच्छा जी, अगर अगर हम थोड़ा और बात करें, इनका जो ऑर्गेनिक फीड वाला सेगमेंट है वहां पर हमें 17% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट वो ये वो 3% के आसपास का टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है, तो वहां से कुछ कुछ ज्यादा हमें मिलता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। चलो जी, ये चीज पे हमने समझ ली। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें इनके टच पॉइंट्स जो है, जो इनके टच पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये लोग अपने अपने कॉन कॉल में कहते हैं कि भाई हम रफली 10 to 15% के आसपास अपने टच पॉइंट्स को लगातार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये भी कोई बहुत इंप्रेसिव नंबर तो है नहीं। तो इससे ज्यादा पेज पे तो आपको
बढ़ना चाहिए। आप एक छोटा सा कंपनी हो, आप ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट्स कैटर कर सकते हो, बट अभी के लोग करने पे फोकस कर नहीं पा रहे हैं। तो इनका रिजल्ट खराब रहा एज कम्पेयर टू हमने जो देखा था। हमने पहला कंपनी जो टोटला डेयरी देखा था, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल ही ठंडा रिजल्ट रहा। अब आ जाता है हमारी तीसरी और आखिरी कंपनी के ऊपर। तीसरी कंपनी का नाम है पराग मिल्क फूड्स। इनके बारे में देख लेते हैं, इनका किस तरीके का कहानी है। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो ये और भी छोटा मार्केट कैप है। ये 2200 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर यहाँ पर हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कुछ खास ग्रोथ आया नहीं, सिर्फ 9% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला टॉप लाइन में। और बॉटम लाइन ग्रोथ यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ हमें 16% के आसपास का देखने को मिला। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉप लाइन ग्रोथ। अगर आपका टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आ रहा तब तक बात बनेगी नहीं। आपको अपनी जो सेल्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम में भी ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी, आपको वैल्यू में भी ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पर वो चीज होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा। अगर हम इनके कैटेगरी वाइज देखने चाहें कि कितना कितना ग्रोथ आ रहा है, तो हमें पता चलेगा जो इनकी कोर कैटेगरी है, कोर कैटेगरी में आ जाता है हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स, और उनसे जो जो सेकंड लेवल डेराइव्ड प्रोडक्ट्स हो गए, जो हमारा पनीर हो गया, चीज हो गया, घी हो गया, या आपका बटर मिल्क हो गया। ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर तो हमें 17% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। वही जो इनका न्यू एज बिजनेस है, जो ये और उसको थोड़ा सा सेगमेंट कर रहे हैं, मतलब जो थर्ड लेवल पे चला जाता है, जो वे प्रोटीन निकालने का काम है। तो इनका एक वे प्रोटीन का ब्रांड है एवाटार के नाम से। तो वो एवाटार वाले ब्रांड में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहां पर हमें 58% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला ओवर वाई लेवल। तो वहां पर फिर भी ग्रोथ आ रहा है, बट बात वही है, एक तो बेस छोटा है, और छोटे बेस पे भी जो आपका ग्रोथ आ रहा है वो ओवरऑल रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लेके नहीं आ पा रहा। तो आप चाहे आज 50% ग्रोथ कर लो, चाहे 100% ग्रोथ कर लो, जब तक वो ओवरऑल रेवेन्यू के नीडल को थोड़ा सा और एक्सट्रीम एंड पे नहीं दबाएगा, तब तक बात बनेगी नहीं। चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके का हाल रहा है इनका। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखने जाए तो 10% तो आता है इनका मिल्क का सेल से, 57% आता है कोर कैटेगरी से, 6% आता है न्यू एज बिजनेस से। ये न्यू एज बिजनेस हमारा एक प्रोटीन वाला बिजनेस है। और 17% आता है इंग्रेडिएंट एंड एसएमपी से, और रिमेनिंग 10% आता है हमारा अदर प्रोडक्ट से। ये चीज हमने देख ली। अगर हम बात करें मिल्क प्रोक्योरमेंट के बारे में, तो इनका मिल्क प्रोक्योरमेंट कांस्टेंट रहा, यहाँ पर हमें कोई वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं देखने को मिला। तो जितना Q2 FY24 में इन्होंने मिल्क प्रोक्योर किया था, सपोज 100 लीटर दूध उठाए थे इन्होंने, तो इस क्वार्टर में भी ये लोग 100 ही लीटर दूध उठा रहे हैं। तो आप कैसे ग्रोथ लेके आओगे, जब जब आपको देखो क्या होता है। अगर आप एक सपोज आप भी एक डेयरी कंपनी हो, तो डेयरी कंपनी क्या करेगी, जब उनके टच पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, उनको डिमांड आता हुआ देखने को मिलेगा कि भाई बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है हमारे पास, तो तब वो लोग क्या करेंगे, तब वो लोग अपना प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाएंगे। वो अपने जो पीछे फार्मर थे उनसे या तो ज्यादा दूध उठाएंगे, या नए फार्मर को ऐड करेंगे और वहां से दूध उठाएंगे। तो अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसको स्केल करने की कोशिश करेंगे। पर तब आपको पता चल रहा है कि यार ना तो अभी हमारे टच पॉइंट्स बढ़ पा रहे हैं, ना हमारा डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। हम एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर हमारी सारी चीजें कांस्टेंट जा रही है, ग्रोथ जीरो हो गया है हमारा। तो उस टाइम पे आप कभी भी प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के बारे में सोचोगे नहीं। और इस कंपनी के साथ भी थोड़ा बहुत वही सा खेल हो रहा है कि आपने प्रोक्योरमेंट बढ़ाया ही नहीं, जो एक बहुत बड़ा एक कंसर्निंग चीज है। अच्छा जी। उसके बाद अगर हम बात करें, इनको भी थोड़े से प्राइसेस का फायदा देखने को मिला। 8% के आसपास का इनका भी मिल्क में डी ग्रोथ रहा, बट इन्होंने अपने प्राइसेस को पास ऑन किया, कंज्यूमर को भी पास ऑन किया। तो अगर 8% से इनके प्राइसेस घटे, तो कंज्यूमर को भी 5 से 6% के आसपास का बेनिफिट देखने को मिला। तो यहाँ पर इतना तगड़ा वैल्यू ग्रोथ नहीं हुआ जितना हमें हेरिटेज फूड्स में देखने को मिला था, कि वहां पर तो उन्होंने सिर्फ 4% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ किया था, और 100% से ज्यादा का आपका बॉटम लाइन में ग्रोथ आ गया था। तो यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंज्यूमर को भी फायदा दिया इन लोगों ने। तो ठीक है, चलिए ये चीज तो हमने समझ ली। अब देखो, अब ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट पोर्ट्रे करते हैं अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। तो कंपनी कहती है कि हमारे अभी 4.5 लाख 4.6 लाख के आसपास रिटेल टच पॉइंट्स है, और इसको हम अगले 2 साल में ले जाना चाह रहे हैं 14 से 15 लाख के बीच में, सॉरी 13 से 15 लाख के बीच में। तो अगर आप अपने टच पॉइंट्स को रफली रफली 3 गुना करने की बात कर रहे हो, 3 से 4 गुना करने की बात कर रहे हो, तो ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट हो जाता है। और अगर आप ये अचीव कर पाते हो, तो एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट भी बन जाएगा। क्योंकि अगर आप सपोज बिल्कुल बेसिक मैथ्स लेके चलते हैं, अगर आप अपना अपना जो रिटेल टच पॉइंट्स है उसको 4 गुना करोगे,
तो आपको अपना मिल्क का प्रोक्योरमेंट रेट भी तो 4 गुना करना पड़ेगा। आपको जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है, उसका भी तो जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है, उसको भी तो आप 4 गुना करोगे। तो कंपनी बेसिकली कहना चाह रही है कि अगर हम कंजर्वेटिव भी लें, तो अगले 2 साल में हम ये कोशिश करेंगे अपने रेवेन्यू को 2 गुना करने की तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। बट हाल-फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप पिछले 2 रिजल्ट देखो, दोनों के दोनों रिजल्ट ठंडे थे। जब तक आप ग्रोथ नहीं लेके आओगे, तो सिर्फ टारगेट देने से बात नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देने से अगर काम हो जाता, तो फिर गाइडेंस देना तो बहुत ही आसान था। हर कंपनी आके 50% ग्रोथ, 60% ग्रोथ, 70% ग्रोथ का गाइडेंस दे देते। सिर्फ गाइडेंस देने से बात बनती नहीं है। तो चलिए, ये चीज भी हमने बात कर ली। अच्छा, इनका एक और यूएसपी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ काऊ मिल्क के साथ काम करते हैं। तो अगर ये दूध बेच रहे हैं, तो भी गाय का ही बेच रहे हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी सिर्फ गाय के दूध से ही बना रहे हैं। उसके अलावा एक इन्होंने प्रीमियम सर्विस भी ऑफर करना चालू किया है इन सेलेक्टेड सिटीज ऑफ इंडिया। वो भी ज्यादातर सदर्न सिटीज है, कि मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन इन सारी जगह इन्होंने एक एक सर्विस देना शुरू किया है कि भाई, हम आप ही के घर पे एवरी डे आपको दूध पहुंचाएंगे। और वो आपका हाई क्वालिटी मिल्क होगा, क्वालिटी कंट्रोल के साथ आएगा, और गाय का ही दूध होगा। तो ये वाली सर्विस भी इन्होंने स्टार्ट करी है। बट वो ये बहुत छोटा बेस है, इसलिए थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल रेवेन्यू में 1% के आसपास का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ठीक है, आपने एक नया वेंचर शुरू किया है, वो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, अच्छी बात है। बट जब तक कंपनी का मीनिंगफुल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आएगा, तब तक हमें उससे कोई ज्यादा मतलब रहेगा नहीं। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी पूरी की पूरी डेयरी इंडस्ट्री की। हमने सारी की सारी कंपनी पढ़ ली। एक कंपनी के अलावा कोई कंपनी ग्रोथ दिखा ही नहीं रहा है। मतलब अगर हम बात करें, डोडला डेयरी ही एकलौता ऐसा कंपनी बन के निकलता है जो फिर भी सब्सटैंशियल पेस पे ग्रो कर रहा है, अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। बाकी दोनों कंपनी तो थोड़ा ऐसे ही टाइम पास ही कर रहे हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।